नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आरिश अजहर और आप देख रहे हैं सूबा बोलेगा। और सूबा बोलेगा में आज हम बात करेंगे खाकी ही गुनहगार, ये बड़ा सवाल। सर सीओ साहब से मेरा संपर्क नहीं हो पाया, ये बात क्यों नहीं हो जरूर पाया? तो है। मैं क्यों नहीं हो अभी भी पाया? आदमी हमसे संपर्क हो सकता है, फोन क्यों नहीं हुआ संपर्क? फोन से बताते आप। सर ये जरूर मुझसे गलती हुई है बस। तो कानपुर एनकाउंटर के बाद रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। शहीद सीओ देवेंद्र मिश्रा की अब एक चिट्ठी वायरल हो रही है जो मार्च 2020 में तत्कालीन एसएसपी अनंत देव को लिखी गई थी। चिट्ठी में विकास दुबे के खिलाफ कार्रवाई न करने की बात का जिक्र किया गया है। आप भी देखिए उस चिट्ठी में क्या लिखा था सीओ देवेंद्र मिश्रा ने। नगर कृपया सादर अवगत कराना है कि 13/3/2020 को थाना चौबेपुर में अंतर जनपदी दबंग अभियुक्त विकास दुबे पुत्र राम कुमार दुबे निवासी ग्राम बिकरू थाना चौबेपुर जनपद कानपुर नगर के सह अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 65-20, धारा 386, 147, 148, 323, 504 और 506 का अपराध पंजीकृत हुआ था। अभियुक्त विकास दुबे के विरुद्ध जनपद और अन्य जनपदों के करीब 150 मुकदमे संगीन धारा हत्या लूट के अभियोग पंजीकृत होने और उसके द्वारा थाना सिवली के कार्यालय में हत्या कर देने, ऐसे अपराधी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने हेतु शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु मेरे द्वारा थाना अध्यक्ष चौबेपुर को निर्देशित किया गया था, क्योंकि ऐसे दबंग अपराधी के विरुद्ध सामान्य जनता में शिकायत करने का साहस नहीं है। इस संबंध में मेरे द्वारा उपरोक्त घटना के संबंध में आपको ही बताया गया था। मुकदमे उपरोक्त की अब तक की कार्रवाई शून्य होने पर मेरे द्वारा दिनांक 14/3/2020 को अवलोकन किया गया तो विवेचक श्री अजहर इशरत द्वारा इस अभियोग में अपनी वापसी में 386 की धारा हटाकर पुरानी रंजिश होने के संबंध में अंकित किया गया। इस कार्रवाई के संबंध में पूछताछ की गई तो विवेचक ने बताया कि थाना अध्यक्ष महोदय द्वारा कहे जाने पर धारा हटाने और उक्त तस्करा अंकित किया गया है। इस प्रकार ऐसे दबंग कुख्यात अपराधी के विरुद्ध थाना अध्यक्ष द्वारा सहानुभूति बरतना और अब तक कार्रवाई न कराना श्री विनय कुमार तिवारी की सत्यनिष्ठा पूर्णता संदिग्ध है। पुलिस कर्मियों का हत्यारा विकास दुबे भले ही फरार है, लेकिन पुलिस के अपने ही दुश्मन बने हुए हैं। कानपुर में हुए एनकाउंटर के दौरान किसी पुलिस वाले ने अपराधी के घर दबिश की मुखबिरी की थी, उसकी जांच भी हो रही है। इस मामले में चौबेपुर एसओ की ओर जांच की सुई भी घूम रही है। इस बीच शहीद सीओ देवेंद्र मिश्रा और तत्कालीन एसएसपी अनंत देव के बीच का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। ऑडियो में सीओ ने एसओ चौबेपुर की शिकायत तत्कालीन एसएसपी से की थी, लेकिन तब भी एसएसपी ने कोई कार्रवाई नहीं की। अगर उस समय एसएसपी रहे अनंत देव ने कार्रवाई की होती तो शायद सीओ देवेंद्र मिश्रा समेत शहीद हुए सभी पुलिसकर्मी आज हमारे बीच होते। हेलो जैन सर। सर खाली है कहाँ सर? क्या? जब टाइम हो तो साहब मैं बात कर लूँ, थोड़ा सा बताना। बोलो सर एक जो है भैंसी चोरियों का साहब हमारे यहाँ वो चल रहा था सर, जो है तो रात के जो है 2 बजे 112 नंबर से फोन आया है कि मतलब एक पिकअप जो है गांव वालों ने पकड़ लिया है। उस पर सर एसओ का कौन है, ये इंस्पेक्टर बिल्हौर दोनों गए क्षेत्र में था सर, वहाँ तो मुकदमा लिखवा दिया गया और उसके आधार पर एक गाड़ी और पकड़ी गई है, 7 मुलजिम पकड़े गए। इन्होंने साहब अच्छे मुलजिम पकड़े गए तो एसओ ने कहा कि मुझे दे दो, ककवन ने कहा मुझे दे दो 7 का 7। इसने कहा नहीं बहुत बड़ा अच्छा गुड वर्क किया जाएगा और ये किया जाएगा। ये इंस्पेक्टर ने 5 मुलजिम छोड़ दिए, 2 मुलजिम उसको दे दिया कि ले आप इसको चालान कर दो। तो ये साहब कुछ काम वाम नहीं कर रहा, बस यही खुराफात के अलावा काम कर रहा है सर ये बिल्हौर वाला। एक सेकंड होल्ड करो जरा यार, वो मंगवाओ वहाँ से चार्जर उसका वाला। हेलो जैन सर। जी सर। हेलो सर आवाज आ रही सर? हाँ ये भी है ना बिल्हौर। जी सर। जैन सर आदेश। ये तुम 7 मुलजिम पकड़े भैंस चोरी में
और सर। तुमने 5 क्यों छोड़ दिया? सर मैंने कल आपको बताया भी था सर, ये उससे रिलेटेड थे नहीं सर। फिर आपने अभी सीओ को कोई बताया? बात नहीं। सीओ साहब के संज्ञान में थी, हमको तो बताया थे तुमने कि कहीं 5 नहीं, ये आपने सीओ साहब को बताया? आपको सर बताया था सर ये बात सर। मुझ कहीं कि मैं कौन होता मुझे भाई? मुझसे क्या मतलब? भाई सीओ देख रहा है वहाँ पर, गलत है कि सही है, सीओ साहब- सीओ जाने। नहीं हमको सर, तो आपने बता इसमें दिया। यशो ककवन ने कहा इनसे कि साहब मुझे 700 दे दीजिए, तो इन्होंने कहा बहुत बड़ा मैं गुड वर्क करूंगा, बहुत बड़ा गुड वर्क करूंगा, और उसको जाकर के तो एक बुढ़ा 70 साल का दे दिया, एक वो कर दिया, बाकी सर छोड़ दिया सर 5 मुलजिम। और अब मैं साहब यशो ककवन बता देंगे पूरी बात। बिल्कुल ईमानदारी से साहब पूछ लें। अभी नहीं 5 तो बजे 2 के दिन बाद तक वो अभी 7 मैंने मुलजिम छोड़े हैं। बैठे रहे, 2 दिन तक मुलजिम बैठे रहे 7। तुमने और आप- सीओ से पूछा? जब सीओ के संज्ञान में था तो सीओ को पहले कन्विंस करते कि भाई ये ऐसा ऐसा है, क्या करना है, तब आप बताते। मैं आज सर उपलब्ध नहीं हो पाए सर। मैं आज भी सर के पास गया था साहब के। आज तो मेरी ड्यूटी लगी थी आगरा में। आप कब मुलजिम आज से थोड़ा बैठे हैं, मुलजिम 3 दिन से बैठे हैं। सर कोई मैंने मतलब क्या आपको सीओ से मतलब नहीं है? आप जो है रेप वाला मुलजिम आपने छोड़ दिया, मुझसे बताया तक नहीं। अगर जब रेप वाला मुलजिम का जब मर जाती लड़की तो सीओ सस्पेंड होता, क्योंकि हरजन था वो। आप जो नहीं अपने बिना मनमानी कर रहे हैं आप। किसकी बात कर रहे हैं साहब? मैं वही मैन कर रहा हूँ जो पब्लिक वालों ने पकड़ा था, उसमें भी आप इसी तरह किए हैं। अभी वो आदि मुकदमा भी है, जिसकी लड़की थी वो भी है, कटियार को जो छोड़ा गया था वो भी है। मेरे पास पूरा मैं सामने पेश कर सकता हूँ। सर आप बिल्कुल वो कर लें, आपके नॉलेज में सर बात डाली थी। वो लड़की को सर मैं ही लाया था पकड़ करके लड़के को। तो क्यों छोड़ा गया कटियार को? आपने मुझसे बताया था क्या कि मैं छोड़ रहा हूँ? भाई 7 मुलजिम वहाँ 7 पकड़े गए और 7 में पकड़ने के बाद सीओ के संज्ञान में था और वहाँ पर पूरी बात ही तो सीओ साहब बताते कि साहब ये निर्दोष है, ये दोषी हैं। सर सीओ साहब से मेरा संपर्क नहीं हो पाया, ये बात क्यों नहीं हो जरूर तो पाया? है। मैं क्यों नहीं हो अभी भी पाया? आदमी हमसे संपर्क हो सकता है, फोन क्यों नहीं हुआ संपर्क? फोन से बताते आप? सर ये जरूर मुझसे गलती हुई है। बाकी मैं सर 12 बजे बिल्लाओर से चला हूँ छोड़ा है, आगरा के लिए। किसी आदमी को गलत तरीके से छोड़ा है सर। अभी आप जाइए मैंने- सीओ के पास बैठ कर पूरी बात बताइए और अगर ये सही हो, आप कन्विंस हो सीओ साहब, तो ठीक है, नहीं एक रिपोर्ट दीजिए खिलाफ। मैं सर आगरा आ गया हूँ सर। तो आपने सुना ये ऑडियो टेप, उसमें आपने तमाम बातें सुनी, बहुत कुछ तस्वीर आपके जहन में क्लियर होगी, साफ होगी। कानपुर के कुख्यात अपराधी विकास दुबे का एक और ऑडियो आया है सामने, जिसमें कानपुर के विधायकों और जिला पंचायत अध्यक्ष को करीबी बताया है। मामले पर बिल्लौर से विधायक भगवती सागर ने पल्ला झाड़ा है। दबाव जैसा नहीं, लेकिन अपना प्रयास किया था हमने, जो है अपने लोकल लीडर्स और उनसे है जो अपने हमारे यहाँ के प्रबुद्ध लोग हैं उनसे किया था। कौन कौन है? हमारे लोकल विधायक हैं, भगवती प्रसाद सागर जी हैं और अभिषेक शांगा जी हैं एमएलए, और हमारे ब्लॉक प्रमुख हैं राजेश कमल जी, और जिला पंचायत अध्यक्ष हैं गुड्डन कटियार जी, और प्रधान लोग भी हैं 2, 3, 4, 5 लोग। तो अगर ये नहीं है और ये फर्जी हैं तो इनकी मदद करो, अगर ये मुलजिम हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन ये चूंकि फर्जी हैं इसलिए आप इनके लिए जो है कुछ जो भी साफ करना है वो निकालना। तो तुम्हारी पत्नी ने तो नहीं डराया धमकाया? नहीं, पत्नी मेरी कभी जाती नहीं है, पत्नी मेरे बच्चों बराबर है गाँव। वो खाली बैठक जो जिला पंचायत की बैठक होती है बस उसमें। ये इन लोगों से जो माननीय लोग हैं तुम्हारी बात होती है? जी हाँ, टेलीफोनिक? हाँ टेलीफोनिक भी होती है, आने जाने से मुलाकात भी होती है। तो कौन से इन लोगों से बात की कैसे से कराइए? हाँ नहीं, पहले तो हमारे लोकल लोगों ने कहा, वहाँ गांव के लोगों ने जब ये बात सुनी, इसके बाद फिर हमने भी प्रयास किया। तो शहीद सीओ देवेंद्र मिश्रा के रिश्तेदार से हमारे संवाददाता ने उनसे खास बात की, हम आपको दिखाते हैं।
सीओ देवेंद्र मिश्रा के परिवार के लोग इस समय हमारे साथ हैं। हम आइए उनसे जानते हैं कि किस तरीके से जो सीओ देवेंद्र मिश्रा थे वो क्या क्या लोगों को बताते हैं कि क्या किस तरह का खेल चल रहा है इस समय बिल्हौर में। वो हमारे साथ देवेंद्र मिश्रा जी के जो साड़ू हैं के दुबे जी, वो हमारे साथ उनसे बात करते हैं। के दुबे जी, किस तरीके से देवेंद्र मिश्रा जी आपको बताते थे, क्या समस्या क्या चल रही थी उस समय वहाँ पे? उनका जिक्र ये होता था, देखिए विभागीय बातें, वो गोपनीय बातों को वो ज्यों कहते हो तो नहीं बताते थे, लेकिन अगर उनका इशारा समझा तो वो कहते थे यार कोई काम ही नहीं करने दे रहा है ढंग से, जिसको देखो वही भ्रष्टाचार में लगा हुआ है, ये स्थान लगता है मेरे को अपना तबादला करवाना पड़ेगा। तो मैं उनसे कहता था कि कहाँ से तबादला करवाओगे, अपना कर्तव्य पालन करो आप। तो आज मैं अपराधी पा रहा हूँ, अगर मैं उनका समर्थन कर देता कि हाँ करवा लो तबादला तो वो ज्यादा बेहतर रहता, लेकिन वो शेरदिल इंसान लगा रहा अपने कामों में। 50 बार उसने अपने अधीनस्थ एसओ चौबेपुर की शिकायत की, प्रकरण सबूत सहित सौंपे, उन्होंने धाराएं बदल दी, उनको विवेचना सौंपी तो विकास दुबे के खिलाफ धाराएं बदल दी, उनको जुए वाले लोग पकड़े गए तो उसमें उन्होंने पक्षपात किया, ठीक है। भैंस चोरी वाले पकड़े गए तो वहां 7 में से 5 आदमी भगा दिए, 2 आदमी दिए, ठीक। तो ये सारी चर्चा उन्होंने अपने उच्च अधिकारियों से की थी। कौन थे उच्च अधिकारी जिनसे ये बात शिकायत किया? ये आपको पता होना चाहिए उस समय कौन थे मार्च में पदस्थ, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। वो पूर्व जो एसएसपी थे, वो जिस तरीके से एक बात वायरल हो रही है ऑडियो में, वो बातचीत कर रहे हैं, क्या लगता है उसकी आपको कभी उन्होंने उस पत्र की कोई जानकारी दी थी? किसने? सीओ देवेंद्र मिश्रा ने कभी उनसे जानकारी दी? किस तरीके? उन्होंने अपने, देखिए वो एक कर्तव्यनिष्ठ ईमानदार आदमी थे, उन्होंने अपनी किसी विभागीय पत्र की जानकारी नहीं दी। वो तो जब जिस दिन मुखाग्नि दे करके हम लोग घर से लौटे हैं वहां से शमशान घाट से, तो इनकी बेटी का धीरज टूट गया जिसने उनको मुखाग्नि दी थी। वो रात दिन भर रोती रही, कुछ खाया पिया नहीं, रात के 1 बजे मेरे पास आई, बोली मौसा जी अपन कुछ करते हैं, मैं ऐसे नहीं बर्दाश्त कर सकती कि मेरे पिता को इस तरह से कोई नृशंसता से मार दे और हम रोते रह जाएं। तो हम लोगों ने उनका कबर्ड खोला और खंगालना शुरू किया कि शायद कोई प्रमाण मिले पक्का। तो उनकी एक फाइल हाथ में आई जिसमें वो अपने व्यक्तिगत कम्युनिकेशन जो करते थे विभाग के बारे में, उसकी एक कॉपी साइन करके रख लेते थे। उसको देखा तो हम लोग चौंक पड़े। फिर जब उनका व्हाट्सएप था तो फोन लॉक था, उसको उस व्हाट्सएप को हमने अपनी तरफ से अनलॉक किया और खोल करके देखा तो उसमें रिकॉर्डिंग थी जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया था कि ये भ्रष्ट है और इसको यहाँ से हटाइए, और बाकायदा प्रमाण देते हुए और पूरी तरह सबूत देते हुए बताया गया उच्च अधिकारियों को। ये घटना 3 महीने पहले की, मार्च की। तो उस संतोष शुक्ला की भी हत्या की थी, उसमें तमाम और भी हत्याएं की। उसके बाद अब क्या लगता है, इस हत्या के बाद क्या लगता है आपको, कितना न्याय मिलने को मिले? देखिए, मैं प्रशासन के प्रति कभी निराश नहीं हूँ, मुझे योगी सरकार पे पूरा विश्वास है, और साथ साथ में पुलिस डिपार्टमेंट पे सारे के सारे भ्रष्ट नहीं है, सारे के सारे गलत नहीं है। लेकिन जब अपन सिस्टम की बात करते हैं तो अपन को ये नेक्सस तोड़ना पड़ेगा राजनेताओं, क्रिमिनल्स और पुलिस के लोगों का। जब इसको तोड़ पाएंगे तभी कोई ईमानदार और हिम्मत वाला आदमी देश की सेवा कर पाएगा। वरना बताइए, जहां घेर के मार दिया जाए अपने ही लोगों द्वारा, तो कौन व्यक्ति होगा जो रेड करने जाएगा और अपराधियों को पकड़ने जाएगा? फिलहाल अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री और तमाम सारे प्रशासनिक अधिकारी इस परिवार को न्याय दिलाने में कितना कामयाब होते हैं। कानपुर से कैमरा पर्सन अमित के साथ सुनील गुप्ता के न्यूज इंडिया। और अब हम आपको दिखाते हैं अपराधी विकास दुबे से जुड़ी कुछ तस्वीरें जिनमें यह देखा जा सकता है कि वो कितना रसूख रखता था। चाहे नेता हो या कलाकार, हर कोई विकास दुबे के साथ देखा जा सकता है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। 5 तस्वीरें इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। एक तरफ वो मददगारों के नाम ले रहा है, पर्दा डालने की कहानी भी साफ तौर पर बयां कर रहा है। किले से जो जखीरा मिला है वो भी साफ तौर पर आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो हथियार और जो सामानात वहां से मिले हैं। और सफेद पोशों के साथ जो साथ है विकास दुबे का, वो भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं, जहां पर बड़ी बड़ी पार्टीज की जाती थी जिसमें बड़ी बड़ी हस्तियां जुटती थी। और इन सब के बीच कानपुर से बड़ी खबर भी आपको बताते चले। पुलिस के हत्थे चढ़ा विकास दुबे का खजांची, कातिल के खजांची की 3 लग्जरी गाड़ियां पकड़ी गई हैं। एसटीएफ जय वाजपेयी से कर रही है पूछताछ। 3 में से एक कार की नंबर प्लेट से पहचान हुई है। करोड़ों का कारों में नहीं थी कोई नंबर प्लेट। करोड़ों की कारों में कोई नंबर प्लेट नहीं थी। बिना नंबर के गाड़ी चला रहा था जय वाजपेयी। 5 साल में कंगाल से अरबपति बना ये जय वाजपेयी। आप सोचिए, 5 साल में विकास दुबे का खजांची अरबपति बन जाता है जिसका नाम जय वाजपेयी है। बिना नंबर की गाड़ियां ये सड़कों पर दौरा करती थी, कोई इन्हें रोक नहीं सकता था।
सुबह बोलेगा, पर आज हम इसी तमाम चीजों पे बात करेंगे। बिना नंबर की गाड़ियां और ये करोड़ों की गाड़ियां जिनको बेधड़क चलाया जाता था, जिन पर कोई नंबर प्लेट ही नहीं लगी होती। फिलहाल कातिल के खजांची की 3 लग्जरी गाड़ियां पकड़ी गई। एसटीएफ जय वाजपेयी से इस पूरे मामले पर पूछताछ भी कर रही है। तीनों में से एक कार की नंबर प्लेट से पहचान हुई है और एक तरफ विंडो में जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये विकास दुबे की पार्टियों की तस्वीरें देख रही हैं, जिसमें तमाम बड़े लोग जुटा करते थे, जिनके साथ उसके बहुत गहरे और बहुत अच्छे संबंध भी थे। और यही बड़ी वजह भी मानी जा रही है कि क्या अभी तक पुलिस विकास दुबे तक नहीं पहुंच पा रही है। एक तरफ खत सामने आ गया है, देवेंद्र मिश्रा, शहीद देवेंद्र मिश्रा का पत्र सामने आ गया है, उसमें तमाम बातें सामने आ गई हैं। ऑडियो टेप सामने आ गया है जिसमें बिल्लौर एसओ आनंद देव तिवारी और खुद शहीद देवेंद्र मिश्रा की बातचीत भी हमने आपको दिखाई। ये तमाम चीजें धीरे धीरे करके सामने आ रही हैं और एक एक करके इस पूरे मामले से परत दर परत ये खुल रही है कि आखिर शहीद देवेंद्र मिश्रा जो थे, उनके बिल्लौर एसओ की बात की जाए या फिर चौबेपुर एसओ की बात की जाए, उनके साथ कैसे संबंध थे। ये दोनों ही खुश नहीं थे। देवेंद्र मिश्रा जो कि ईमानदार पुलिसकर्मी थे, उनके काम से, और यही बड़ी वजह थी कि ये दोनों ही काम में अड़ंगा लगाया करते थे देवेंद्र मिश्रा जी के कामों में, जिसकी सूचना बार बार और ना जाने कितनी बार आनंद देव तिवारी जो कि तत्कालीन एसएसपी उस वक्त थे, उनसे की जाती रही, लेकिन वो महोदय आंखें मूंद कर बैठे रहे। उन्होंने कभी सुनने की कोशिश नहीं की कि इतना बड़ा नेक्सस है नीचे से लेकर ऊपर तक, जहां पर कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। उन सब के बीच हमारे साथ गेस्ट भी जुड़ रहे हैं, उनसे आपका तारुफ करा दे। हमारे एडिटर इन चीफ दुर्गेन चौहान इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुनील गुप्ता हमारे इनपुट हेड इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ओपी सागर पूर्व आईपीएस हैं, वो थोड़ी देर बाद अभी जुड़ेंगे हमारे साथ। और सबसे पहले सीधे हमारे एडिटर इन चीफ दुर्गेन जी के पास चलते हैं। दुर्गेन जी, हमने खत भी दिखा दिया, हमने एक ऑडियो टेप भी सुनाया जिसमें तीनों लोगों की बातचीत थी। एक चीज तो साफ समझ में आ रही है कि देवेंद्र मिश्रा के काम में एसओ बिल्लौर हो या एसओ चौबेपुर हो, ये हमेशा अड़ंगा लगाने पे तुले रहते थे। बिल्कुल आरिस, जिस तरीके से ये ऑडियो वायरल हुआ है, उस ऑडियो में वो कह रहे हैं देवेंद्र मिश्रा इंस्पेक्टर बिल्लौर की बात भी कर रहे हैं और चौबेपुर एसओ की बात कर रहे हैं, और दोनों को वो कटघरे में खड़ा कर रहे हैं कि दोनों के कहीं ना कहीं संबंध अच्छे लोगों से नहीं है। और चौबेपुर एसओ के बारे में तो यहां तक साफ साफ कह दिया कि भाई ये बिल्कुल विकास दुबे के साथ मिला हुआ है। इसका विकास दुबे के साथ उठना बैठना, जो चिट्ठी सामने आई है देवेंद्र मिश्रा की, इतने के बाद भी ठीक है, उस ऑडियो में इस बात को कहते नजर आ रहे हैं आनंद देव तिवारी एसओ से कि भाई आपको सीओ साहब से बात करनी चाहिए, जब सीओ साहब के संज्ञान में था, ये था वो था। लेकिन ये बातें आदेशात्मक नहीं है जी, ये लीपा पोती जैसी बातें नजर आ रही हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर इतने बड़े मिसकंडक्ट की शिकायत एक डिप्टी एसपी करता है अपने मातहतों की, तो मुझे जहां तक पता है कि किसी भी जो दरोगा है, इंस्पेक्टर है, उसकी सस्पेंशन की पृष्ठभूमि डिप्टी एसपी ही तैयार करता है। अगर कोई घटना होती है तो डिप्टी एसपी के रिपोर्ट पर ही वो सस्पेंड होता है, उस पर कार्रवाई होती है। यहाँ डिप्टी एसपी मौखिक कह रहा है, पत्र लिख रहा है, फोन पर बता रहा है, इसके बाद भी तत्कालीन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अनंत देव तिवारी ने कार्रवाई क्यों नहीं की? बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है यार। बिल्कुल सही। लेकिन इस बीच एक दर्शक जुड़ गए हैं, विजय लखनऊ से हमारे साथ। विजय जी, अपनी बात को रखें। अजहर जी, योगी सरकार के दावे तो बहुत सारे हैं। पहला दावा, पुलिस जो है वो आपकी मित्र पुलिस है। दूसरा दावा, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देंगे। तीसरा दावा कि प्रदेश से जितने भी अपराधी हैं वो डर की वजह से प्रदेश छोड़कर भाग चुके हैं। इन सबकी पोल खोलता हुआ ये विकास दुबे का जो कांड खुला है, आज आप देख रहे हैं मित्र पुलिस। क्या जनता के साथ मित्र पुलिस है? जो कप्तान एक राजा होता है उस क्षेत्र का, वो सीओ की बात ना सुनता हो, पुलिस के अंदर विभीषण पलते हो, पुलिस वालों की ही मौत हो जाती हो, क्या उसको मित्र पुलिस कहेंगे? क्या वो जनता के लिए मित्र होगी? जो पुलिस वालों के लिए मित्र नहीं है। एक
ये दुखद हादसा हुआ, बहुत ही दर्दनाक और घृणित कृत्य है, जिस तरह से अंग तक काट दिया गया। ऐसे लोगों को पनाह आखिर किसने दी? लोग कहते हैं कि प्रदेश छोड़ के भाग चुके हैं। कहाँ भाग चुके हैं? मित्र पुलिस, मैंने आपको उदाहरण दिया कि सीओ की नहीं सुनी एसएसपी साहब ने और अपनी चलाते रहे। दूसरा बोला कि प्रदेश छोड़ के भाग गए। कौन भाग गया? रोज मिल रहे, बल्कि डर की जगह वो उल्टा पुलिस पे हथियार चला रहे हैं। उन्हीं के हथियार छीनकर AK-47 से उन्होंने उनको भून डाला। सबसे बड़ी बात, सबसे पहला कोई आदमी पीड़ित होता है तो वो जाता है पुलिस के पास। आज हाल ये है कि अगर सरकार के खिलाफ बोलो तो पहले बोला जाता है झूठा केस में फंसा दूंगा, एनकाउंटर हो जाएगा। हर तरह से आदमी डरता है। सबसे बड़ी बात, एक न्याय का मंदिर, एक भगवान का मंदिर, न्याय के मंदिर में जब जाने की बात होती है तो आज आंकड़े आते हैं कि पिछले 30 साल से 10 हाई कोर्ट में करीब 14,500 केस लंबित हैं। एक तरफ हमारी कहावत है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, तो आप मुझे बताइए कि ना तो इस देश में न्याय मिल रहा है और ना ही आदमी की सुनवाई है। कुल मिला के वो सहमा हुआ है, डरा हुआ है और फिर कहते हैं कि आप देश में सुरक्षित हैं। जब अधिकारी, पुलिस अधिकारी सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी कितना सुरक्षित होगा? अजर जी, बहुत बड़ी बात, बहुत अच्छी और बहुत गहरी बात विजय जी आपने कही। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। बलबीर लखनऊ से एक और दर्शक हमारे साथ हैं। बलबीर जी अपनी बात को रखें सर। नमस्कार जी नमस्कार, बोलिए सर। जो ये बहस लगातार 3 दिन से चल रही है और जो ये अपराध का एक वृक्ष पैदा हुआ है, इसके मात्र 3 बिंदु हैं। पहला ये जमीन माफिया है, अब वोट माफिया और पैसा माफिया। और किसी ने इसको आज तक न तो भू माफिया घोषित किया और न ही गैंगस्टर ने इसको घोषित किया, और जो इसके कत्ल के मुकदमे हैं न ही इसके असलाफ किसी ने जो है निरस्त किए हैं। अर्थात इसमें चाहे पुलिस विभाग हो, चाहे सफेद पोश हो, सभी लोग इसका और ये उनका इस्तेमाल करता था। तत्कालीन सीओ का पत्र इस बात की पुष्टि करता है कि एसएसपी कानपुर भी इन्हीं का पानी भरता था। चाहे यहाँ का सांसद हो, चाहे विधायक हो, चाहे मंत्री हो, सब लोग 2000 से लेकर 2020 तक इसके साथ में लिप्त थे। उसके पीछे उनकी धन उगाई, उनकी वोट उगाई और जमीनों का अवैध कब्जा। आज तक किसी ने भी इसको भू माफिया की लिस्ट में नहीं शामिल किया। ये सबसे बड़ा, क्योंकि ये अपराध की दुनिया में ये भू माफिया से शुरू हुआ था और आज ये वोट की या चौथ वसूली का काम करता है। और आज जो सब अपना मुंह छिपाए हैं, लेकिन सभी में इसी की जड़ों में जो है। ठीक है बलबीर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी जुड़ने के लिए। विजय और बलबीर 2 दर्शक जुड़े थे, बहुत अहम और बहुत खास बिंदुओं पर बात कर रहे थे। और जो कार्य प्रणाली है, जो नेक्सस से पूरा जिस तरह से वो काम करता है सिस्टम में रहकर, उसको भी साफ साफ दर्शक समझदार हैं, बहुत समझदार दर्शक है जो इस तरह से बात कर रहे हैं। फिलहाल ओपी सागर जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व IPS है। ओपी सागर जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है सर? ओपी सागर जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? तो शायद ओपी सागर जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंचा। सुनील, क्या कहेंगे? दर्शक जुड़े हुए थे जहां पर कुछ अहम बिंदुओं पे बात कर रहे थे और पूरा का पूरा एक जो सिस्टम है, पूरा नेक्सस को भी वो उजागर कर रहे थे। और ये बात बहुत अच्छी लगी कि आप मित्र पुलिस की बात करते, जब जनता की नहीं है, जब पुलिस की नहीं तो जनता की कैसे होगी? देखिए, ये स्थितियां आ चुकी हैं, ये कोई आज की नहीं है। हालात ये हो गए कि एसओ सीधे एसएसपी से बात कर रहा है, एसएसपी और एसओ बात कर रहे हैं आपस में। एसओ क्या कर रहा है, वो सिर्फ एसएसपी को बता रहा है। सीओ अगर पूछना चाह रहा है तो बता नहीं रहा। एसपी उसके बीच में अगर कोई एसपी है वो भी पूछ रहा है, उसको बता नहीं रहा है। तो सीधी सी बात है, जब ऊपर वाले को उसने सेट कर लिया तो उसको किसी को बताने की जरूरत ही नहीं है। जिस तरीके से चाहे वो विनय तिवारी को वहां पर प्रभारी थाना अध्यक्ष बना दिया गया हो, चाहे बिल्लौर में किसी और को थाना अध्यक्ष थाना प्रभारी बना दिया गया हो, व्यवस्थाएं चाहे ककवन में किसी को बना दिया गया हो, सब के सब सीओ से किसी को मतलब नहीं था, सीधे साहब से मतलब था। और जब सीओ साहब ने उनकी रिपोर्ट बना करके, चूंकि सीओ जो सर्किल का सीओ होता है वो संबंधित थाना की जो भी रिपोर्ट होगी उसी सीओ के रिपोर्ट के आधार पर एसएसपी को सौंपी जाती, तब वो जाकर के उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। यहाँ पर
जो स्थितियां देखने में आ रही हैं कि सीओ चिल्लाते रहे और एसएसपी साहब ने वो किया जो एसओ साहब ने चाहा। एसओ ने चाहा कि उन लोग जो आरोपी थे उनको पकड़ के छोड़ दो, तो उन्होंने पकड़ करके छोड़ दिया। एसओ ने कहा कि अगर 7 लोग पकड़े गए हैं, 7 में 5 लोगों ने रुपया दे दिया तो 5 लोगों को छोड़ दिया गया और 2 लोगों को दिखा दिया गया कि साहब इनमें आपस में मारपीट हुई थी, इनको उठा करके 151 में चालान कर दिया गया। ज़्यादा जरूरी हुई तो कह दिया उनको जो मामला था उस मामले में उनको 2 ही लोग मिले तो उनको उठा करके जेल भेज दिया। इन सब के बीच में आखिर सीओ देवेंद्र मिश्रा चूंकि वो ईमानदारी बरत रहे थे, यही कारण था वो लगातार घुट रहे थे, अपने परिवार से बातचीत तो करते थे, हर बार ये जरूर कहा करते थे कि विभाग में इतना भ्रष्टाचार हो गया है, लग तो रहा मैं कानपुर से अपना तबादला करा लूं। इसका मतलब सीओ देवेंद्र मिश्रा इस कदर ऊब चुके थे कि किसी के ऊपर भी उनको भरोसा नहीं था। उन्होंने जब एक पत्र, इतना बड़ा पत्र लिखा एसएसपी को कि धारा 386 हटा दी गई। धारा 386 किसके आदेश पे हटाई गई? विवेचक ने कहा, एसओ ने कहा था तो हमने हटा दी। एसओ से कहा भाई क्यों हटवा दी? बोले आपके हमारे बॉस हो, हमारे बॉस एसएसपी हैं, उनके जो हमें बताना होगा उनको बता देंगे। जब उसने एसएसपी से शिकायत की, एसएसपी को तत्काल इस पे कार्रवाई करनी चाहिए थी। जो आज सीओ देवेंद्र मिश्रा शहीद हुए तो कहीं ना कहीं इन एसएसपी साहब की ये लापरवाही रही या एसओ से मिली भगत रही जो वो शहीद हो गया। कुछ दर्शक आगे, सीएल दीवान दिल्ली से एक दर्शक हमारे साथ है। सीएल दीवान जी अपनी बात को रखें सर। हेलो जी बोलिए दीवान साहब। हाँ सर जी, ऐसे है कि ये जो बदमाशी हो रही है, ये पुलिस के अंदर ये सारी बातें हुई हैं। योगी जी को ये सोचना चाहिए, अगर वो जो अगर एक्शन नहीं लेते हैं तो उनका राजपाट भी गया और मोदी का राजपाट भी गया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सीएल दीवान जी। अमर गाजियाबाद से एक दर्शक हमारे साथ हैं। अमर जी अपनी बात को रखें। अमर जी क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? जल्दी से सर अपनी बात को रखें। जी बोलिए। हेलो जी बोलिए अमर जी, आपकी आवाज अब तक आ रही, जल्दी से। जी सर सबसे पहले जो 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं, हम भगवान उनकी आत्मा को शांति करे। मेरा कहना सिर्फ इतना ही है, जो पुलिस के विभीषण थे उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं, केवल उन्हें सस्पेंड क्यों किया गया, उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं है? और क्या विकास दुबे इतना बड़ा वो हो गया कि बिल्कुल इंडिया से बाहर हो चुका है जो अब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अमर हमसे जुड़ने के लिए। दुर्गेन जी, अमर जुड़े हुए थे गाजियाबाद से। अब लोगों के अंदर क्रोध भी देखने को मिल रहा है। लोग बहुत ही सवाल जिस तरह के उठा रहे हैं, बहुत कुछ चीजों को बखूबी समझ रहे हैं। गिरफ्तारी को लेकर बात की जा रही है। जब सिस्टम ही मुखबरी कर देता है और 8 जवान इसमें शहीद हो जाते हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं दुर्गेन जी कि अब सिस्टम ही लगा होगा इस अपराधी को बचाने के लिए। बिल्कुल आरिस, आपने बिल्कुल ठीक वजह फरमाया है कि जब तक जैसे सुनील तमाम चीज़ों की तरफ इशारा कर रहे हैं और हम लगातार सुबह से जो देवेंद्र मिश्रा का पत्र है और जो तमाम चीज़ें हैं, भाई एक बात तो ये फिक्स होनी चाहिए कि कोई अगर कानपुर का एसएसपी है या कहीं का डीआईजी है, एसएसपी है, और उसने अगर मिसकंडक्ट किया है, अगर आप दरोगा मिसकंडक्ट करता है उसे सस्पेंड करते हो, उसे गिरफ्तार हो जाता है। सिपाही मिसकंडक्ट करता है उसे मिसकंडक्ट दे दिया जाता है, उसे उसकी चरित्र पत्रिका में कर दिया जाता है। लेकिन जो अधिकारी हैं इस पूरे प्रकरण पे सीओ के पत्र का संज्ञान न लेना और संज्ञान अगर लिया है तो उस पर क्या कार्रवाई न करना, पूरी साजिश को पनपने देना और उसके फलस्वरूप इतना बड़ा जो भीषण संघार हो जाना कि पुलिस के एक डिप्टी एसपी समेत 8 लोग मारे गए, ये सारे प्रकरण के लिए जिम्मेदारी किसकी है? सही कह, जिम्मेदारी तय करनी होगी। एक एसओ को आप नाप के, एक इंस्पेक्टर को नाप के या 4 सिपाहियों को सस्पेंड करके कुछ काम नहीं होने वाला है। मेरा स्पष्ट इसमें मानना है कि जब तक इस पूरे प्रकरण में शीर्ष स्तर के लोग जब तक जिम्मेदार नहीं ठहराए जाएंगे और उनकी गर्दन को नहीं पकड़ा जाएगा, तब तक मुझे लगता है कि एक संदेश भी नहीं जाएगा और इस पूरे प्रकरण की पूरी जो तह तक अभी जो जांच एजेंसियां हैं नहीं पहुंच पाएंगी। अब दूसरा सवाल सबसे बड़ा आरिस ये है कि जांच एजेंसियां करेंगी क्या, जब वही एसएसपी कानपुर में रहते हैं, उनके दौरान का सारा प्रकरण है, उनके दौरान जो उनके कार्यकाल के दौरान की सारी चीजें सामने आ रही, ऑडियो वायरल हो रहा, पत्र वायरल हो रहा, वो कटघरे में है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। वही एसएसपी
जो डीआईजी ठीक है, होकर चले जाते दुर्गेश हैं, जी ब्रेक का STF वक्त हो चुका है, मैं आऊंगा कि आपकी बात को मुकम्मल करूंगा। सर मैं आपके पास आऊंगा। फिलहाल एक दर्शक कैलाश झांसी से हमारे साथ है। कैलाश जी अपनी बात को जल्दी से रखिए, कम शब्दों में। कैलाश जी बोलिए, जल्दी से, आपकी आवाज अब तक आ रही है, बोलिए। सीओ साहब जैसे मारे जाते हैं और 4-5 दिन हो गए हैं, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और झांसी में एक समाजवादी पार्टी का गुंडा कमलेश यादव, इसकी सीट नंबर 50 था, 60 से ऊपर मुकदमे हैं, इसके ऊपर भी आज तक कभी पुलिस ने ऐसा एक्शन नहीं लिया। 6 बार गोलियां चली हमारे ऊपर, आज तक पुलिस ने FIR दर्ज नहीं करी। और समाजवादी नेताओं का इसके ऊपर आज तक संरक्षण प्राप्त है। जेलर सुपरटेंडेंट और जेल का डॉक्टर आज भी जेल में जमानत कटा के ऐसो आराम फरमा रहा है और 5 से 10 लाख रुपए तकिया के नीचे रख के सोता है। कमलेश यादव, इसकी सीट नंबर 50 से झांसी। श्रीमान जी ठीक है कैलाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शक फोन कर रहे हैं, जहां पर वो अपराधियों का जिक्र भी कर रहे हैं, उन पे मुकदमों का भी जिक्र कर रहे हैं, कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, ये भी सवाल उठा रहे हैं। दुर्गेश जी हमारे संपादक भी जुड़े हुए हैं, वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, इसमें जो शीर्ष अधिकारी हैं उन पर सबसे पहले कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि कि एक नज़ीर पेश हो, ताकि कि एक संदेश जाए। ये बहुत जरूरी है इस वक्त। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। सर सीओ साहब से मेरा संपर्क नहीं हो पाया, ये बात क्यों नहीं हो जरूर पाया? है। मैं अभी भी आदमी, हमसे संपर्क हो सकता है, फोन क्यों नहीं हुआ संपर्क? फोन से बताते आप। सर ये जरूर मुझसे गलती हुई है। बस आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। राम की जिंदगी को थोड़ा पढ़ भी लीजिए। आप मुद्दे से भटक रहे हैं। सब बोलेंगे, सबकी सुनेंगे, अनुशासन के साथ, सवालों की झड़ी अड़ी, क्योंकि हमें है देश की पड़ी। सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। कोरोना संकट के पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं 100 कोरोना योद्धा। भरत सेठी, सारिका गुप्ता, अभिनव माथुर, मधुर मोहन दुबे, सनी कुमार, सोनू खान, दीप गुप्ता, अनिल मीना, वेदेंद्र प्रताप शर्मा, कुलदीप अवस्थी, धर्मेंद्र सिंह चौहान, जितेंद्र चौहान, रजनीश त्रिपाठी, न्यूज इंडिया। सबसे बड़ी महामारी, सबसे बड़ी कवरेज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सर सीओ साहब से मेरा संपर्क नहीं हो पाया, ये बात क्यों नहीं हो जरूर पाया? है। मैं अभी भी आदमी, हमसे संपर्क हो सकता है, फोन क्यों नहीं हुआ संपर्क? फोन से बताते आप। सर ये जरूर मुझसे गलती हुई है। बस
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक तरफ 8 जवानों की शहादत है तो दूसरी तरफ सिस्टम की ये तस्वीर है जिसको देखकर शर्म आती है कि अधिकारी कितने लापरवाह बने हुए हैं। और इस बीच मोहसिन उधमपुर से हमारे एक दर्शक हमारे साथ हैं। मोहसिन, अपनी बात को रखें जल्दी से, कम शब्दों में। मोहसिन बोलिए, आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है, जल्दी से। जी, मोहसिन बेर बोल रहा हूँ उत्तराखंड से। जी बोलिए मोहसिन, आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ बोलिए बोलिए। मेरा कहना यह है कि जिस भी पुलिस अधिकारी और कर्मचारी की मिलीभगत इस विकास दुबे नामक हत्यारोपी से है, उनके खिलाफ भी हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। बहुत अच्छी बात मोहसिन आपने कही, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। मोहसिन, तमाम जो इस वक्त कॉलर जुड़ रहे हैं वो सख्त से सख्त कार्रवाई की बात कर रहे हैं, वो चाहे विजय हो, चाहे बलबीर हो, अमर हो, या फिर थोड़ी देर पहले मोहसिन हमारे साथ जुड़े हुए थे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ कुछ गेस्ट भी जुड़ गए। नूतन ठाकुर सामाजिक कार्यकर्ता हैं, इस वक्त हमारे साथ हैं। ओपी सागर पूर्व IPS हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। ओपी सागर जी, अब चिट्ठी सामने आ गई है, अब टेप भी सामने आ गया है, लेकिन उसके बावजूद भी अब ऐसा भी देखने को मिल रहा है जो दर्शक भी तमाम कह रहे हैं। एक तरफ तो जिम्मेदारी तय होने की हम बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि अधिकारी लापरवाह कितने हो गए। अगर आपके पास सिर्फ चिट्ठी आती तो आप क्या कार्रवाई करते? देखिए, चिट्ठी का जवाब सिर्फ उस पर इंक्वायरी सेटअप कराना बहुत आवश्यक था, क्योंकि एक गजेटेड ऑफिसर सीओ रैंक का अधिकारी अगर चिट्ठी लिख रहा है और अपने ही मातहत के प्रति, और वो भी किसी क्राइम या क्रिमिनल के इन्वॉल्वमेंट के बारे में लिख रहा है, तो इसको तो बहुत संज्ञान लेना चाहिए, गंभीरता पूर्वक। अब उस समय क्यों नहीं हुआ या क्या हुआ, ये देखिए, जो जांच कमेटी बनी हुई है, मैं समझता हूँ कि वो जांच कमेटी अवश्य इस पे विचार करेगी, उस चिट्ठी पे भी विचार करेगी, 20 मार्च की चिट्ठी, क्योंकि अभी बिल्कुल नया तथ्य है जो कि हम लोग के संज्ञान में लाया गया है। तो मैं समझता हूँ कि जरूर इस पे जांच होगी। मजिस्ट्रेट जांच के भी आदेश हैं, मजिस्ट्रेट भी इसमें जांच करेंगे, तो बाकी देखिए क्या होता है आगे। सागर जी सीधा सवाल, अब तो आप रिटायर हो गए हैं, बहुत लाग लपेट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप कानपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक होते और एक इंटर स्टेट माफिया या इंटर डिस्ट्रिक्ट माफिया के बारे में आपका सीओ आपको लिखता कि आपका थानेदार उससे मिला हुआ है, उसके खिलाफ धाराएं हटवा रहा है, वो रेपिस्ट को छोड़ रहा है, वो मवेशी के जो तस्कर हैं, पशु तस्कर, उसको छोड़ रहा है, तो आप क्या करते? आप भी ऐसे अनंत देव तिवारी की तरह हाथ में हाथ धरे बैठे रहते या कोई कार्रवाई करते? जी, तुरंत कार्रवाई उस पर होती, तुरंत कार्रवाई होती, उस थाने से नहीं दूसरे थाने से कहते हैं फोर्स लगाई जा सकती है। SSP के पास तो बहुत पावर है, उसके बाद 25 थाने और है, तो उस थानों पर कर सकता है। कानपुर नगर तो बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ा, और अनंत देव तिवारी खुद ही कहते एक अच्छे अधिकारी थे, पता नहीं क्यों उन्होंने अगर इस पे कार्रवाई क्यों नहीं की। बहरहाल ये है कि इसमें चूक तो जरूर है, और लेकिन सबसे बड़ी चूक ये है कि उस समय तक ये विकास दुबे इतना बड़ा माफिया क्यों नहीं घोषित हुआ, उसकी हिस्ट्री शीट भी नहीं खोली गई लगता है, क्योंकि अभी तक हिस्ट्री शीट का नंबर नहीं कहीं नजर आया है किसी भी चैनल पर, न ही किसी अखबार में। तो आखिर उसको राजनीतिक संरक्षण भी अगर प्राप्त था तो भी अपनी कार्रवाई तो करनी चाहिए थी। क्यों नहीं ओपी सागर जी, क्यों नहीं ये शीट खोली जा रही, क्यों कार्रवाई नहीं हो रही, क्या इसके पीछे की वजह है? अब पता नहीं, मुझे ये ग्राउंड रियलिटी मालूम नहीं है क्या उस शीट खुली थी कि नहीं खुली थी, क्योंकि 60 मुकदमे होना, कहीं न कहीं सागर जी एक बात कह रहे हैं कि अनंत देव तिवारी अच्छे अधिकारी, हम भी उन्हें कोई बुरा अधिकारी नहीं मानते थे ये चिट्ठी आने से पहले तक, या ये ऑडियो वायरल होने से पहले तक। ऑडियो में भी तो कहीं थोड़ा बहुत लाग लपेट करते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई सीओ को, उसको एसओ को फटकार रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई आपको सीओ साहब संपर्क नहीं हो पाया, मुझे फोन कर लेते हो। फेस सीविंग जैसा लग रहा है, कोई आदेशात्मक या डांटने फटकारने जैसा कोई चीज उसमें ऑडियो में नहीं लग रही है। जो भी सुनेंगे बहुत सहज भाव से समझ जाएंगे। ओपी सागर बहुत पुराने अधिकारी रहे, बड़े धुआंधार अधिकारी रहे, जहां तक मैंने सुना है, देखा है इनकी कार्यशैली को। तो अब मुझे लगता है कि जो पुलिस के जो मौजूदा लोग हैं उनको कार्रवाई ढंग से करनी चाहिए, और जो रिटायर लोग हैं उनको भी कम से कम एक तरीके से एक माहौल तो जरूर बनाना चाहिए कि पुलिस के अंदर जिस विभाग में इतने दिनों तक वो सर्विस करके आए हैं, सर्व करके आए हैं, उनकी अपनी एक इज्जत रही है, उस विभाग में इस तरह के प्रकरण आए हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये सारा प्रकरण चल रहा है। नूतन ठाकुर जी ने बड़ा अहम मसला उठाया है, उन्होंने सीधे मांग की है कि अनंत देव तिवारी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। नूतन जी, देखिए, जो पूरा पत्र वायरल हुआ, साथ ही एक ऑडियो भी जो कहा जा रहा था कि उस दौरान बातचीत का था, जिसका शायद आप भी जिक्र कर रहे हैं,
जिसमें कुछ लोगों को छोड़ने उस एसओ के खिलाफ सीओ साहब ने कंप्लेन भी करी थी और जो बातचीत थी उसी को लेकर थी कि किस तरीके से वो मनमाना आचरण कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी किसी तरह की कार्रवाई नहीं हुई। एक हिस्ट्री शीटर हो जो इतना बड़ा अपराधी हो, तमाम मामले में बातचीत हो और इलाके का सीओ अगर कह रहा हो, तो अगर किसी मतलब कि कहीं भी अगर देखा जाए तो अगर एसओ और सीओ की बात में हमेशा सीओ की बात को ज्यादा तवज्जो मिलती है, क्योंकि कई बार होता है कि थाने में एसओ स्तर पे हो सकता है एसओ लोग कई बार कहते हैं कि थाने का साठगांठ होता है, मिली भगत होती है और ये सारी चीजें दिखने में भी आ रही है, उसके बाद भी किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई। और जो सीओ साहब ने उस समय आरोप लगाया था, जो बातें कही थी, उसमें कोई कार्रवाई नहीं होना ही दर्शाता है कि बड़े स्तर पे विकास दुबे को वरद हस्त प्राप्त हुआ, उसके खिलाफ किसी प्रकार की कोई कार्रवाई होती नहीं थी। और शायद जो इतना मैं कहूँगी विध्वंस घटना को अंजाम देने की हिम्मत भी उसकी इसके कारण ही पड़ी होगी, क्योंकि जब एक पुलिस थाने का ही अगर सिर्फ एसओ मुखबिरी करता हो, बताता हो, तो जाहिर तौर पे अगर सीओ ने जो शिकायत की, जो चिट्ठी लिखी, तो वो इस बात को भी जरूर कहता होगा कि सीओ साहब अड़ंगा डाल रहे हैं या कार्रवाई करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से सीओ साहब की हत्या हुई इस पूरे घटना में, उसको देखने से लगता है कि ये पुलिस की मुखबिरी, उनके खिलाफ माहौल बना और तमाम चीजें हुई रही होगी, जो शायद जब जांच अगर सही तरीके से तत्कालीन एसएसपी रहे कानपुर के, उन्हें कितना जिम्मेदार मानती हैं ये जो देवेंद्र मिश्रा की चिट्ठी पब्लिक डोमेन में आने के बाद? देखिए, जाहिर तौर पे जो चिट्ठी में जो बातें कही गई है वो अपने आप में बहुत गंभीर थी। चिट्ठी को देखिए, धारा निकालने की एक मुकदमा दर्ज होता है, अगले ही दिन पता लगता है कुछ धाराएं कम कर दी गई। क्यों कम कर दी गई? एक दिन में ऐसे क्या फैक्ट आ गए कि धारा कम हो जाती है। उसके बाद उन्होंने जो बातचीत रिकॉर्डिंग की, चिट्ठी की छोड़ दीजिए, जो बातचीत की रिकॉर्डिंग में भी आ रहा है कि मुलजिम पकड़ा, एसओ ने छोड़ दिया, कहने पे भी तो वो साफ दिख रहा था कि एक कोऑर्डिनेशन भी नहीं था। एसओ निश्चित रूप से उनका मन बढ़ा हुआ था, नहीं तो कोई भी अधिकारी सीओ की बात को, सीओ उनसे वरिष्ठ होते, नजरअंदाज नहीं करता। और एसएसपी के संज्ञान में ये सारी चीजें लाने के बाद भी अगर एसओ वहीं बना रहा, कार्रवाई हुई नहीं हुई उस पे, तो निश्चित रूप से वो भी जिम्मेदार कहीं ना कहीं है और कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। लगता है आप सामाजिक कार्यकर्ता, चूंकि आपने इतनी सारी तमाम पहले से आरटीआई तमाम सारे उसमें काम भी किया है, जिस तरीके से सीओ ने अपने पत्र में लिखा है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को उन्होंने सीधे लिखा है, उसमें लिखा है कि अगर इस तरीके से जो विनय तिवारी है ये जा करके विकास दुबे से लगातार बातचीत करता है, लगातार उसके संपर्क में रहता है, और चूंकि मैंने जब उससे कहा धारा 386 हटाने के लिए, तो उसने विवेचक को कह करके, मैंने कहा धारा 386 उसमें क्यों हटाई, तो उसने कहा मुझे मेरी साहब से बात हो गई। और ऐसे में उसने साफ लिखा है कि साहब इसमें ऐसी स्थिति में कोई एक गंभीर घटना हो सकती है, उसके बाद भी एसएसपी द्वारा उस थानेदार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, क्योंकि जाहिर से बात है, क्योंकि जो एसएसपी है और थानेदार कहीं ना कहीं आपस में विकास दुबे के संपर्क में रहे होंगे, जिसके चलते उन्होंने किसी भी इस तरीके की काम को उन्होंने जो उसने किया कि धारा 386 हटवा दी, यही कारण रहा होगा। बिना एसएसपी की जानकारी के जो थानेदार है वो इतना बड़ा काम नहीं कर सकता है। इससे साफ जाहिर होता है कि जाहिर सी बात है, जिस तरीके से विनय तिवारी इसमें दोषी है, उसी तरीके से वो आईपीएस अधिकारी भी दोषी है। उनके खिलाफ क्या लगता है आपको, कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? नूतन ठाकुर जी, देखिए, बिल्कुल ये जांच का विषय है कि जब ये सारा प्रकरण सीओ साहब ने दिया लिख के, उसके बाद उन्होंने कोई एक्शन लिया नहीं लिया, क्योंकि जिस तरीके से ये पत्र वायरल हुआ और कोई ना कोई एक्शन हुआ होता तो ये चीजें भी जरूर पब्लिक डोमेन में आई होती कि हमने कार्रवाई की। लेकिन वो सीओ वहीं पे बने रहे, साफ दिखता है। और उसके बाद जो घटना हुई, उनके मुखबिरी की बात सामने आ रही है, तो वो साफ दिखाता है कि जो एसओ भी थे उनका भी प्रभाव था, उनको भी छूने की शायद वरिष्ठ अधिकारियों की हिम्मत नहीं थी। क्योंकि कई बार ये कहा जाता है कि एसओ की भी पोस्टिंग होती है तो वरिष्ठ अधिकारी दबाव में होते हैं, कहीं ना कहीं राजनीतिक रसूख के कारण भी पोस्टिंग होती है। तो कई सारे इसमें ऐसे बिंदु है, पॉइंट है, जिसको जांच किए जाने की जरूरत है। सीओ साहब ने जो पत्र लिखा वो वहाँ कानपुर पुलिस की कार्य प्रणाली को बहुत सारी चीजों को इंगित कर रहा है कि किस तरीके से अगर किसी के कहने पे धाराएं घटा दी जाती हैं, अपराध हुआ कम कर दिया जाता है, और उसके बाद भी शिकायत पे अगर
एसएसपी कार्रवाई नहीं करते तो अपने आप में। नूतन जी, मेरा एक सवाल ओपी सागर जी से है। ओपी सागर जी, चूंकि आप काफी समय तक कई जिलों में रहे, उन्होंने आपने बड़ा नजदीक से देखा, एक नियम बना था शासन स्तर पर कि जो भी तैनातियां होंगी जिलों में, जो भी थानेदार की जो थानों पे तैनाती होंगी, उस पे सबसे पहले जो वरिष्ठ इंस्पेक्टर हैं उनकी तैनाती की जाएगी। उसके बाद अगर उसके बाद जब कोई इंस्पेक्टर कोई थाना बसता है तब जाकर के कहीं अगर जरूरत पड़ेगी तब किसी एसआई की तैनाती की जाएगी। एक ऐसा नियम बना था और वो नियम काफी कुछ दिन तक चला, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं फिर से एक ये हो गया कि वो हमारे रिश्तेदार है, वो हमारे गाँव के हैं, इसके चलते उन्होंने लगातार इंस्पेक्टरों को लाइन में, और जो एसआई जो नहीं, जिनको कोई अनुभव नहीं था, उनको उठा करके थाने में बैठा दिया। क्या लगता है कि ये कार्य प्रणाली कितनी सही है या इसमें कुछ सुधार होना चाहिए? ठीक है, मैं जवाब लूंगा ओपी सागर जी। सुनील ने जो सवाल पूछा उसका जवाब लूंगा। फिलहाल प्रियांक कन्नौज से एक दर्शक इस बीच हमारे साथ हैं। प्रियांक जी, अपनी बात को रखें। सर, मैं एक बात ये कहना चाह रहा हूँ कि भ्रष्टाचार बहुत बड़ा हुआ है। हम लोग भी जाते हैं तो भ्रष्टाचार इतना ज्यादा है, इतने गुंडे बैठे हुए हैं कि हम लोग को धमकाने की कोशिश करते हैं। यहाँ कन्नौज में भाजपा के बड़े बड़े नामी नेता जो हैं वो भी बहुत बड़ा भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जिनको खोल नहीं पा रहे हैं लोग। मैं ये चाहता हूँ कि वो सब बात उनकी जो है वो सब खुलने चाहिए। और के न्यूज का यहाँ पे कोई रिपोर्टर भी नहीं है। कन्नौज के पास मैं सिकंदरपुर टाउन में रहता हूँ, यहाँ पे कोई छिबरामू, यहाँ पे कोई रिपोर्टर भी नहीं है जो आप तक बात पहुंचा पाए। मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, और के न्यूज इतना अच्छा चैनल है कि वो अपनी बात रखने का मौका मिलता है। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई इस बात से। बेशक, बहुत बहुत शुक्रिया प्रियांक जी। हमारा सुबह बोले का कार्यक्रम है जिसमें इस डिबेट में हम चाहते हैं कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा अपनी बात रखें ताकि कि हम आपकी बात प्रशासन तक पहुंचा पाए, सरकार तक जवाब दें। और सुनील का जो सवाल है ओपी सागर जी, उसका जवाब दें, प्रणाली को लेकर जो सवाल था। क्या आप में मेरी अगर आवाज आ रही हो तो मैं जवाब दूं? आ रही ओपी सागर जी। देखिए, ये 2011 की बात है, मैं एसएसपी फरखाबाद था उस समय की बात है। मुझे ये आदेश उस समय आ गया था कि सभी थाने जो है अब इंस्पेक्टर रैंक के होंगे। हालांकि बाद में उसमें सुधार अपने हिसाब से होता रहा। तो इसमें क्योंकि जो पहले से पूर्व मान्यता थी, आदेश था कि जो तहसील स्तर के थाने हैं वहां पर जो है इंस्पेक्टर रैंक का एसओ हुआ करेगा, 3 स्टार एसओ हुआ करेगा, एसएचओ जिसको कहते हैं। लेकिन बाद में सारे थानों को इंस्पेक्टर रैंक का कर दिया। फिर एसओ की लॉबी जो है, सेकंड जो सब इंस्पेक्टर्स की लॉबी, उन्होंने काफी प्रेशराइज किया और जिसका नतीजा ये हुआ कि नहीं, सब इंस्पेक्टर्स जो है भी थाने पर एसओ रहेंगे। फिर एक ये डिस्कशन आ गया एसपी के पास में, डिस्कशन ये आ गया कि वो किसको चाहे कहाँ पोस्ट कर दे। कभी कभी ये भी देखा गया कि अगर मन मुताबिक नहीं है तो इंस्पेक्टर को जो है वो ऐसे छोटे थाने का चार्ज दे दिया जहाँ के इंस्पेक्टर को नहीं रखना चाहिए। ये सिर्फ होता क्या है कि आपने सही कहा और सही पकड़ा भी है कि हम जो नियुक्तियां होती हैं, नियुक्तियों में कोई जो है ये ध्यान नहीं रखा जाता कि सीनियरिटी कैसे रहेगी, जबकि जो मापदंड तय है उसमें यह है कि जिले का एसपी डीएम के सहयोग से ये जो एक लिस्ट होती है वो लिस्ट डीआईजी के यहाँ से अप्रूव होती है। उस लिस्ट में वरिष्ठ क्रम में जो होगा, अगर कोई थाना खाली होता है तो उसमें से पोस्ट किया जाएगा। देखिए, इसमें भी बहुत सारे राइटर्स हैं। आप भी मानते हैं कि सब कुछ नियम विरुद्ध चल रहा है, जिसको जहां चाहा वहां पोस्ट किया, और यही जो कारण, ये जो हत्या हुई इतनी सारी, कहीं ना कहीं अगर वहां पर एक अनुभवी इंस्पेक्टर वहां पर तैनात होते इन थानों में तो शायद इतनी बड़ी घटना ना होती। ये जो नई उम्र के जो दरोगा वहां तैनात कर दिए गए थे, जिनको अनुभव नहीं था दबिश देने का, यही कारण रहा कि ये 3 दरोगा इनके हमले में मौत का शिकार हो गए और 4 सिपाही वहां पर मर गए। कारण क्या मानते हैं, यही कारण रहा होगा? बिल्कुल। देवेंद्र मिश्रा जैसे अनुभवी वहां पर जो सब इंस्पेक्टर से डिप्टी एसपी हुए थे, कई थानों के वो इंचार्ज रहे हैं, वहां पर देखिए सोची समझी रणनीति सबसे डिस्कस करने के बाद में जब जिस तरीके का अपराधी होता है दबिश दी जाती है। बहुत अच्छे तरीके से इसकी स्कीम नहीं बनाई गई। ये योजना मैं समझता हूं कि अगर सही से बनाई जाती, विकास दुबे जैसा क्रिमिनल था उसको कहीं और भी पकड़ा जा सकता था। लेकिन पहले हमें इंटेलिजेंस कलेक्शन करना था कि आज गांव में ऐसा वहां से रिटेलिएशन हो सकता है गिरफ्तारी के समय,
क्या वहां पर इतने असला हैं? ये तो वहाँ जो बीट कांस्टेबल है, वहां का गांव का चौकीदार है, तो इन सबको जानकारी होनी चाहिए थी, और तभी उसके बाद में सागर जी खामियां लोकल इंटेलिजेंस की बात करें या फिर तमाम जगह ऐसी हैं जहां पर जो है खामियां देखी जिसकी वजह से इतनी बड़ी वारदात को विकास दुबे ने अंजाम दिया। बसंत कुमार लखनऊ से एक दर्शक हमारे साथ है। बसंत कुमार जी अपनी बात को रखें जल्दी से। देखिए सर, हर क्रिमिनल के सर पर पुलिस अफसर और नेताओं का ही हाथ होता है। अगर वो लोग नहीं हाथ रखे तो आम आदमी ही उनको पागल कर देगा, जिंदगी जीने के लिए बेमुहाल कर देगा। लेकिन उसमें पुलिस अफसर, पुलिस के बड़े बड़े अफसर, बड़े बड़े नेताओं और सीओ, एसओ, आईएएस अफसर, इन्हीं लोगों का हाथ होता है। जो आईएएस आज आपके सामने बैठे सागर जी, इनसे पूछिए इनके हाथ कितने खून से रंगे होंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बसंत कुमार जी। व्यक्तिगत टिप्पणी ना करें तो सही रहेगा। संजय गाजियाबाद से हमारे साथ हैं। संजय जी अपनी बात को रखें। सर, मैं सिस्टम में रहा हूं, इस सरकारी सिस्टम में, और इस सिस्टम पर माफियाओं ने कब्जा कर लिया है पूरी तरीके से। और मुझे भी जब मैंने इस टाइप के मसले उठाए थे तो मुझे धमकी दी गई थी कि मेरे डी कंपनी के गुर्गों से संबंध है और मेरा कुछ नहीं होगा। और आप विश्वास नहीं करेंगे, मैंने डीजीपी पुलिस, राज्यपाल, मुख्यमंत्री सबको लिखा, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई और मुझे ही नौकरी से बाहर कर दिया गया। पूरा सिस्टम माफियाओं कब्जे में। जब योगी जी जैसा सीएम जो वास्तव में ईमानदार है, जब उसको ये लोग बच्चा दे सकते हैं, तो जब मुख्यमंत्री जिनकी सिंपैथी होती होगी तब सिस्टम कैसे काम करता होगा, जरा ये सोचिए। ये सिस्टम इस देश का और इस प्रदेश का भगवान ही मालिक है। बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी हमसे जुड़ने के लिए। दुर्गेन जी, दर्शक को जुड़े थे। मैं आपके पास आऊंगा। एक देवेंद्र राठौर मध्य प्रदेश से, काफी दूर से हमारे साथ एक दर्शक है। देवेंद्र राठौर जी अपनी बात को रखें। हाँ सर जी, मैं ये बोल रहा था कि जो आईडीओ, विधायक व जिला पंचायत अध्यक्ष उनसे संपर्क में थे, रोज बात होता था, तो उनके ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही सर? क्यों कहा जा रहा है कि वो लोग पल्ला झाड़ रहे हैं? और सर उनको अरेस्ट करना चाहिए ना। कोई गरीब आदमी रहता है तो उसको पुलिस पूछताछ का बहाना बनाकर पकड़ कर लाती है, और कई दिन तक उस गरीब को बिना गुनाह किए ही थानों में रखे रहती है। तो ऐसा जो विकास दुबे से संपर्क में थे उनको क्यों नहीं पकड़ रहे पुलिस वाले? और उनको पकड़े कोई मजबूत तरीका अपना कर पूछताछ करें, कुछ ना कुछ बातें सामने आ सकती हैं। पक्का ये तो बताएंगे मुझे कि कोई पुलिस वाला इतना बड़ा अपने ही साथियों के डिपार्टमेंट के साथ ऐसा कर सकता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी। और मैं साथ ही साथ ये भी बता दूं, हम लगातार खबरों को कवर करते रहे, लेकिन इस बीच ये भी बताना बहुत जरूरी, बहुत से ऐसे अफसर भी हैं जो बहुत ईमानदार हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, और बहुत से भ्रष्ट अधिकारी भी हैं जिन पर कार्रवाई करने की जरूरत है। नूतन ठाकुर जी, आपने तमाम दर्शकों को सुना, एक लापरवाही की भी बात की जा रही है। हम बात कर रहे हैं जब इस तरह की चीजें सामने आती हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं कि जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, लेकिन जिम्मेदारी तय कैसे होगी जब शीर्ष के अधिकारी ही चीजों को लेकर इतने लापरवाह हैं, तो जिम्मेदारी कैसे तय होगी? नूतन ठाकुर। देखिए, इस पे कोई शक नहीं है कि सिस्टम में तमाम खामियां आ गई हैं, और एक मैं कहूंगी कि जो नियम से काम होना चाहिए उससे इतर काम होते हैं, बाहरी दबाव भी होता है। लेकिन इस सब के बाद भी अगर कोई भी जो सिस्टम है, भरोसा आदमी को उस सिस्टम पे ही करना होता है। और जो चेक बैलेंस की बात होती है, जितनी ट्रांसपेरेंसी सिस्टम में होगी, वहां की चीजें जितनी पारदर्शी तरीके से पब्लिक डोमेन में होंगी, तो शायद इन चीजों पे अंकुश लग सकता है। हम अब जैसे अभी तक ये चिट्ठी छुपी हुई थी, आज मीडिया के जरिए वो बाहर आई, तो कहीं ना कहीं एक अकाउंटेबिलिटी तय होने की बात होती है। लेकिन जब आप चीजों को हाइड कर लेते हैं, छिपा लेते हैं, तो सारी गड़बड़ी वहीं से शुरू होती है। मुझे लगता है कि जिस दिन आप ट्रांसपेरेंसी को और बढ़ावा देंगे, जो लोग इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनको भी आप प्रोटेक्शन देंगे, क्योंकि कई बार जो ये काम करते हैं उनको जिस तरीके से ट्रीट किया जाता है उनके ऊपर भी फर्जी मुकदमे लगाए जाते हैं। तो ऐसे लोगों को भी प्रश्न देने की जरूरत है कि जो सिस्टम की गड़बड़ी है सामने ला रहे हैं, और एक बेहतर सिस्टम के लिए चीजों को सामने लाते हैं। मीडिया कुछ दर्शक आगे, मैं ठीक है नूतन ठाकुर जी आपकी बात आ गई। सुमेश कानपुर से हमारे साथ एक दर्शक है। सुमेश, अपनी बात को जल्दी से रखें। सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रशासन जब सीओ साहब ने फोर्स मांगा था तब उन्होंने क्यों नहीं भेजा गया, और उसके बाद जब ये घटना घटित हो गई उसके बाद फोर्स पूरा सीआरपीएफ और जितनी भी फोर्सेस थी वहां पे मौजूद है। ये घटना स्थल से पहले क्यों नहीं, जब घटना हुई थी तो
तो भेजना चाहिए उनको, एसएसपी साहब को। और इतना गंभीर और ये इतना विकास दुबे नामी बदमाश था वहां का। ठीक है, एक कन्नौज से दर्शक इस वक्त हमारे साथ है, अपनी बात को रखें जी। यासिम अपनी बात को रखें। मैं मोहम्मद यासीन बोल रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं ये जो सिवली में जो घटना हुई है उन सभी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूंगा। दूसरा बात यह है कि ये जो केस अभी पुलिस कार्रवाई कर रही है, सेम कार्रवाई 2001 में जब संतोष शुक्ला जी का हत्या हुआ था, सेम वो उनका बिल्डिंग गिराया गया, सारा सब कुछ किया गया। उसके बाद भी ये विकास दुबे जो शातिर अपराधी है, 20 साल से ऐसे ही नेताओं की संरक्षण में रहा। उसके बाद भी हमारा पुलिस प्रशासन जो कि इन लोगों से मिला हुआ नेताओं की चालों की वजह से हमारे आज 8 कर्मठ शहीद हो गए। तो इस पे कठोर कार्रवाई की जिम्मेदारी पूरी पुलिस डिपार्टमेंट की बनती है। बेशक, बहुत बहुत शुक्रिया यासिम हमसे जुड़ने के लिए और तमाम अपनी बात रखने के लिए। फिलहाल वक्त की थोड़ी सी कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया ओपी सागर जी हमसे जुड़ने के लिए, दुर्गेश सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, सुनील आपका बहुत बहुत शुक्रिया, नूतन ठाकुर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम बातें रखने के लिए। तो क्या खाकी जिम्मेदार है, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि एक तस्वीर आपके सामने है, लेकिन इस सब के बीच ये ऑडियो टेप हो या फिर ये पत्र हो, कई सवाल भी उठा रहा है कि आखिर ये सिस्टम कैसे काम कर रहा है। एक तरफ सीएम कह रहे हैं हमें जीरो टॉलरेंस की बात, तमाम बातें कहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जब अधिकारी ही इतने लापरवाह हैं, इन अधिकारियों में ही इच्छा शक्ति नहीं है, ये अधिकारी ही काम करने को तैयार नहीं है, तो आखिर कैसे मित्र पुलिस बनेगी, सवाल बड़ा है। सुबह बोलेगा में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।